एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, ये मैं तुम्हें आज बताऊंगा अपने इसमें। चलो हम अब नोट पैड पे चलते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक चीज देखो, हमारे चार तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, पहला, किस किसी भी प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट या रेजिस्टेंस। सपोज करो मार्केट पहले इस तरीके से अप साइड के लिए जा रहा था, ये ठीक है, मार्केट धीरे धीरे अप साइड पे चल रहा था, और मार्केट के चलते चलते इसमें फिर से मतलब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन गया। ये मार्केट इस तरीके से यहाँ से रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद में जब भी ये यहाँ पे आया हुआ था, आने के बाद में तो इसमें जब ये अप साइड पे जाएगा, जैसे सपोज करो ये यहाँ तक का फिर आ गया मार्केट, ठीक है, रिवर्स हो गया। इस चीज को ध्यान से देखना। और अगर सपोज करो यहाँ से फिर मार्केट को पॉजिटिव कैंडल बना के या कुछ भी। भैया आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कम आ रही क्या वॉइस मेरी? कट रही है आपकी। हाँ। अब कैसी आ रही है ये बताओ? सॉरी। अब आ रही सही है? तो जो मेरे ये को जहां तो से, हैंग होगा आ रही है वॉइस। तो जहां से ये प्राइस मतलब अब घूमा है, यहाँ से अब ये मार्केट ने अपना एक रेजिस्टेंस बना दिया, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा जब भी ये पॉजिटिव कैंडल जैसे यहाँ से बनी, और ये सपोज करो मार्केट यहाँ से नीचे आया, लेकिन इसने अप साइड पे जाके फिर से क्लोज कर दिया इस तरीके से। तो जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको रेजिस्टेंस मान रहे हैं कि यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्स हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, ये डाउन साइड मार्केट आ सकता है, इसलिए एक फर्स्ट जो रेजिस्टेंस हो गया वो तो हो गया स्विंग का रेजिस्टेंस। कोई भी जो मार्केट अपना स्विंग बनाता है, स्विंग का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्विंग का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आज हम इसी पे पूरी अपनी चर्चा करेंगे। ये तो मैंने तुम्हें बताया कि स्विंग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। जैसे मार्केट यहाँ से चला था और ये यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ से जब अप साइड पे जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ से डाउन आएगा तो जो ये वाला लेवल होगा, अब ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा, वो सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। तो ये वाला जो लेवल होगा ये एक सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन साइड के लिए, डाउन साइड वाला जो जहां से मार्केट चला था ये सपोर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसको पहला सपोर्ट या पहला टारगेट अप साइड से अगर हम सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएंगे तो पहला टारगेट ये रखेंगे, सेकंड टारगेट ये रखेंगे, जो कि इसमें एक सपोर्ट फर्स्ट ये होगा और ये सपोर्ट यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी पैटर्न को आज हम सिर्फ स्विंग वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम चार्ट पे दिखेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे देख लो या वन डे के टाइम फ्रेम पे देख लो। चलो चार्ट पे चलते हैं हम लेके, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। गेट बंद कर दो थोड़ा सा। ये सब चीजें एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। देखो सबसे पहला एग्जांपल इसका यहाँ पे देखो तुम, मार्केट यहाँ से चला, अप साइड पे गया, उसके बाद में जब डाउन साइड पे आया तो हमें दिखा कि पहले ही एक रेंज मार्केट ने यहाँ से ब्रेक की थी ये। ठीक है, इसी तरीके से जब मार्केट अप साइड से डाउन साइड पे आया तो यहाँ पे इसने एक सपोर्ट फर्स्ट अपना सपोर्ट वन बना लिया। ठीक है, ये इसके लिए पहला सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट यहाँ से भी डाउन आता तो जो नीचे जहां से स्टार्टिंग की थी मार्केट ने, ये इसके लिए सपोर्ट टू के लिए टू की तरीके से वर्क करता है, इसलिए सपोर्ट टू हो गया। लेकिन मार्केट यहीं से घूम गया, अब जब मार्केट ने यहाँ पे एक सेलिंग जोन दिखाया, यहाँ से घूम का आ गया, तो ये क्या हो गया,
हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो हमें पता है कि जब मार्केट यहाँ से जाएगा तो ये वाला जो जोन है ये एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। तो आप देखो कि ये रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे वर्क किया, मार्केट काफी देर तक का मतलब यहीं पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में भले ही नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया लेकिन ये यहाँ से डाउन आ गया। ठीक है। अब जब ये दोबारा सपोर्ट पे आ गया तो इन बायर ने दोबारा ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने प्राइस को होल्ड कराया, काफी देर तक इन्होंने भी होल्ड कराया। होल्ड कराने के बाद में थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये वाले जो यहाँ पे बायर थे, इन बायर ने फिर इसको एक सपोर्ट दिया कि अपसाइड पे जाए। लेकिन मार्केट में बायर इतने स्ट्रोंग नहीं थे कि वे इसको अपसाइड पे ले जा पाए। और जैसे ये देखो कि कितने दिन का या कितने घंटों का यहाँ पे कंसोलिडेशन है, क्योंकि ये हमारा आवरली चार्ट है। और जब इतने घंटे बायर ने यहाँ पे वेट कर लिया तो उन्होंने अपने आप को डोमिनेट मतलब हार मान ली और सेलर ने वहां पे डोमिनेट कर दिया, इसलिए मार्केट देखो यहाँ पे आया। अब जब हमें दिख रहा है कि ये सपोर्ट टू था हमारा, तो यहाँ पे आके प्राइस को एक बार होल्ड करना था। अब इसमें देखो कि क्या प्राइस ने यहाँ पे होल्ड किया या नहीं किया। ये देखो। ठीक है। अ, ये वाला जो जोन था यहाँ पे आके प्राइस ने होल्ड किया, एक बार को अप साइड पे चला। ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन ओपन हो गया, फिर अप साइड के लिए गया। अब क्या हुआ, जो ये पहले एक जोन था जिसको मार्केट कब निकाल ही नहीं पा रहा था, अब ये और जो ये पहले एक सपोर्ट था, जो कि पहले सपोर्ट था, अब वही अप साइड पे जाते हुए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखो, अगर जैसे ये रेंज बनाई मार्केट ने, प्राइस ने यहाँ पे काफी देर तक कंसोलिडेट किया कि लिक्विडिटी बनी। इस लिक्विडिटी बनने का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये समझो। इसमें क्या होता है कि बायर तो यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं कि यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाएगा, और सेलर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, जो टॉप वाले सेलर है, कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। इसलिए दोनों साइड की इसमें पोजीशन बन जाती है। और जिस साइड को मार्केट निकलता है तो उस साइड को फिर जो अगर डाउन साइड पे आया तो जो बायर थे उनके एसएल इसके नीचे थे। ठीक है। और जो सेलर थे उनके एसएल इसके ऊपर थे। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए निकलता तो बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिलती। क्यों, इन इन सभी सेलर के एसएल हिट होते हैं। तो जिन्होंने पहले सेल किया वे बायर बनेंगे। एक तो बायर वे, दूसरे लोग जो मार्केट में देखते हैं अच्छा मार्केट में एक प्राइस जो है होल्ड कर रहा है यहाँ पे, और ब्रेकआउट जिस साइड को देगा मैं तो जब पोजीशन बनाऊंगा, दूसरे बायर वे। ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के बायर हो गए। तीसरे वे हैं जो इसमें अभी बने हुए हैं, जिन्होंने पहले बाइंग पोजीशन बना रखी थी। तो यहाँ पे ट्रिपल फोर्स के साथ में मार्केट वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल तुम्हें दिखाई देती है। चलो, अब हमने देख लिया कि मार्केट में भाई डाउन साइड को ब्रेक कर दिया। तो जी सेम सिचुएशन यहाँ पे बायर के लिए है कि उनके एसएल इसके नीचे लगे हुए थे। एक तो इन्होंने जिन्होंने पहले बाय किया था उन्होंने सेल किया। दूसरा, यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकआउट वाले ट्रेडर होते हैं, और दूसरे वे तीसरे ये जिन्होंने पहले ही सेल की पोजीशन बना रखी थी। तो इन तीनों पे इसी साइड को मार्केट यहाँ पे ट्रिपल फोर्स के साथ में वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे तुम्हें एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई दी है। ठीक है। और जब ये इतनी बड़ी लिक्विडिटी होगी थी तो इसमें पोजीशन काफी बन गई थी, क्योंकि यहाँ पे इसमें नए सेलर भी एक्टिव हुए। और जब ये नए सेलर एक्टिव हुए तो जब भी इनके पास प्राइस आएगा तो ये फर्स्ट टाइम एक बार जरूर ट्राई करेंगे कि यहाँ से मार्केट को डाउन साइड पे लेकर आए। इसलिए जो पहले सपोर्ट बना हुआ था मार्केट के लिए, जो सपोर्ट जोन था, अब वही एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है फिर। यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इस तरीके से समझो। जैसे देखो, अब मार्केट के लिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया, पहला रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है। पहला तो अभी यही है यहाँ पे, और R2 ये हो गया रेजिस्टेंस नंबर 2, अप साइड के लिए जाते हुए। ठीक है। और ये हो गया ऊपर वाला हो गया रेजिस्टेंस नंबर 3। तो जब भी मार्केट इसके पास में गया देखो दोबारा घूम के यहाँ पे वहीं से रिवर्स करा दिया। अब जब मार्केट ये यहाँ पे जाता है दोबारा, तो अगर ये ब्रेक करता है इसको अप साइड पे, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2 है ये एज रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है, यहाँ से प्राइस फिर डाउन आता है एक बार। इसलिए इस बात को समझो कि जो पहले सपोर्ट होता है, अगर मार्केट उसका ब्रेक डाउन कर दे तो वो एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करता है। और जो पहले रेजिस्टेंस होता है और मार्केट उसका ब्रेकआउट कर दे अपसाइड के लिए, जैसे देखो ये रेंज बन गई थी यहाँ पे, ये। ठीक है। ये रेंज बनी, और इस रेंज के बनने के बाद अगर मार्केट इससे अप साइड पे निकलता, तो जब भी मार्केट यहाँ पे डाउन साइड के लिए आता तो
दोबारा समझाता हूँ मैं एक बात। देखो जैसे मार्केट ने रेंज बनाई 52,800 से लेकर 52,000 की, 800 पॉइंट की रेंज होगी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट ने इसको डाउन साइड के लिए ब्रेक कर दिया। लेकिन जब मार्केट अगर इसको अप साइड के लिए ब्रेक करती, तो यही जो पॉइंट, ये जो जोन था, ये जब भी मार्केट इसको अप साइड के लिए ब्रेक करके डाउन साइड पे आती, तो एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करता। जो कि क्या था, पहले हमारे पास में रेजिस्टेंस था। लेकिन जब मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, तो एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करता है, और यहाँ से प्राइस एक बार हमारा अप साइड के लिए जरूर जाता, फिर अप साइड पे रेजिस्टेंस हमारा ये वाला जोन हो जाता। ठीक है, जैसे इसने देखो ये हमारा सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये वाली लाइन, ये ठीक है, ये वाली। और जैसे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया, फिर मार्केट यहीं पे अप साइड के लिए गया, तो जो पहले यहाँ पे सपोर्ट था हमारा, ये यहीं पे अब दोबारा अप साइड पे जाते हुए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कार्य करता है। इसलिए ये रेजिस्टेंस हो गया, और तुम देखो वहीं से प्राइस एक बार हमारा डाउन साइड पे आया। तो इसमें होता क्या है, इसकी एक ये थ्योरी होती है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है भूपेंद्र भाई, कुछ बात आई समझ में? हाँ भैया। हाथ पल्ले लगी थोड़ी बहुत बात या नहीं लगी? आज हल्की का पल्ले टॉपिक पड़ रही है नींद पे। क्या? पड़ रही है हल्की, धीरे धीरे। हाँ नहीं देखो, ये चीज अभी तुम्हें जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देगी, लेकिन जैसे ये तुम्हारी नजर जमेगी ना, तुम फिर मेरे तरीके से बताने लग जाओगे कि हाँ भैया ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। और अगर तुमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया, तो ये मान के चलो तुमने टेक्निकल एनालिसिस का 50% सीख लिया। अरे ठीक है भैया। तो आज मैं तुम्हें सबसे पहले, देखो मैंने तुम्हारी कैंडलस्टिक सारी करा दी। ठीक है। और कैंडलस्टिक कराने के बाद में आज मैंने तुम्हें सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आई बात समझ में अब? अच्छा, जैसे तुम्हारे पेवेट पॉइंट टाइप के कुछ इंडिकेटर होते हैं, या तुमने सुना होगा उसका नाम एमएसीडी और बोलिंजर बैंड। ये जो सब इंडिकेटर है ना, ये सब इसी चीज को बतावे हैं मेरे भाई। अगर तुमने यही चीज खुद से चार्ट पे पहचानना सीख ली, तो ये मान के चलो कि तुम्हें किसी भी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी इंडिकेटर है, जैसे ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है, ये क्या बताता है? अगर ये 9 है, ये जो यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो पिछली 9 कैंडल है, उनका एक एवरेज कहाँ पे आ रहा, उनका एक औसत कहाँ पे आया निकल के, बस वहीं पे ये हमारा मूविंग एवरेज रहेगा। आई बात समझ में? चलो, अब इस चीज का और बैक टेस्ट करते हैं, कहाँ पे तुम्हें इस तरीके की रेंज दिखेगी। और जब भी इस रेंज के पास मार्केट आएगा, तो क्या वहां पे मार्केट जो है, मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम और बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे का अगर तुम्हें दिखता रहेगा, 4 घंटे करता हूँ, तो बड़ी आसानी तुम्हें रहेगी चार्ट को पहचानने में, ये सब करने में, कि हाँ क्या वो सपोर्ट के रूप में वर्क करता है नहीं करता। देखो पहली बार जब मार्केट अपसाइड के लिए जा रहा था, तो एक चैनलाइज फॉर्मेशन में गया ये, इलेक्शन से पहले, देखो धीरे धीरे, ठीक है, ये एक चैनलाइज फॉर्मेशन में चला, तो इसलिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। इसलिए मैं तुम्हें कहा है कि 4 तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। आज हम पहले तरीके का सीखेंगे, जो कि एक मतलब रेंज रेंज वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अच्छा एक चीज देखो, इस चार्ट में तुम मुझे बताना, तुम्हें रेजिस्टेंस कहाँ पे बना हुआ दिख रहा? थोड़ा सा मैं चार्ट और बड़ा कर देता हूँ लो। जहां पे प्राइस होल्ड करेगा, भूपेंद्र भाई, जहां पे प्राइस होल्ड करेगा, देखो ये वाला जोन देखो, क्या यहाँ पे मार्केट ने प्राइस ने होल्ड किया, यहाँ पे लिक्विडिटी बनी या नहीं बनी? अरे ठीक है। तो अब इसका ब्रेकआउट मार्केट ने अप साइड के लिए कर दिया, तो जब भी मार्केट यहाँ से डाउन साइड के लिए आएगा, तो ये एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा नहीं करेगा? पड़ेगा। देखो जब भी, और एक चीज और, सबसे पहले आप मेरी ये बात सुनो,
सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि अगर मैं कह दूं कि नहीं 49,500 है तो 49,500 ही होगा। नहीं, वो 49,510, 515, 49,490, 480 इस तरीके से भी 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो आप ये देखो जब भी मार्केट ने इस रेंज के पास में आया तो क्या यहाँ पे सपोर्ट इन्होंने अपना बनाया या नहीं बनाया? यहाँ से ये रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ? ठीक। अब अप साइड पे जाते हुए देखो प्राइस ने होल्ड कहाँ पे किया आई इस जोन पे। और जब भी इस जोन के पास में गया तो यहाँ पे मार्केट ने क्या रेजिस्टेंस बना, ये कंसोलिडेशन कर दिया, इसका ब्रेकडाउन मिला। तो जब ब्रेकडाउन करने के बाद ये अप साइड के लिए जाएगा तो कहीं के रूप में वर्क करेगा रेजिस्टेंस के। ये देखो रेजिस्टेंस खा के डाउन साइड पे आया। बताओ कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? जैसे कि ये था देखो, भाई ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में ये इसके लिए सपोर्ट बन गया। जब यहाँ से मार्केट अप साइड पे गया देखो एक बार का सपोर्ट बना, दो बार का बना और ये तीसरी बार का जब सपोर्ट बना तो चौथी बार इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब ये यहाँ से अप साइड पे गया तो एज ए रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर दिया, क्योंकि देखो विक अगर ऊपर चली जाती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी क्लोजिंग भी आके नीचे हो रही है ना तो ये मान के चलो कि वहां से मार्केट डाउन ही डाउन आएगा। और ये देखो यहाँ से एक नया लो मार्केट ने दिया। ठीक है, अब ये स्विंग बना हुआ था हमारा 52,000 वाला। जब भी मार्केट यहाँ से गया ये, तो इस स्विंग को ये रेजिस्टेंस बना लिया इसके वाला जो पहले ये सपोर्ट बना हुआ था हमारा यहाँ पे। ये जो पहले सपोर्ट था अब इसको रेजिस्टेंस बना लिया। जैसे कि देखो अभी हमारा फिलहाल के लिए ये एक इम्पोर्टेंट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 49,600 के लेवल का। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ करके देखते हैं लाइनिंग के रूप में कि हमारा कैसा जोन है। मैं इस पे यहाँ पे अगर लाइन तो खैर मेरी तो ड्रॉ हो ही जाएगी। ये देखते हैं 49,500। अच्छा, 500 का एक राउंड फिगर का भी ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन 49,500 का ये एक अच्छा सपोर्ट है, इसको मार्केट इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करने का। 1,000 पॉइंट दूर है क्या ना कोई, यहाँ से केवल मार्केट जो है 4.2 है। ये 50,627 पे आज क्लोजिंग थी, ये 49,500 600 पॉइंट 49,500 का लगा के चलो तो 1,000 पॉइंट दूर है। लेकिन अगर ये इसको डायरेक्ट आएगा ना ये इसको ब्रेक नहीं करेगा। एक बार को यहाँ से भले ही एक दिन की कैंडल बने कोई ग्रीन कैंडल बने, हाँ अगर एक दिन की यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मेरे भाई उसी दिन देखो ये जोन तुम्हें 49,000 वाला ये जोन जरूर देखने को मिलेगा। क्यों? एक तो इन बायर का ऐसा लगा हुआ है, ये स्विंग का हो गया। दोबारा ये जो बायर है यहाँ पे इनका ऐसा लगा हुआ है और तीसरे ये बायर हैं। तीसरी बार इसको टच कर लिया, अब चौथी बार टच करेगा तो इसको ब्रेक डाउन डाउन साइड पर कर सकता है जो कि इसको 48,500 तक भी लेके आ सकता है फिर। ठीक है, यहाँ से मार्केट और भी डाउन आ सकता है 48,500। ठीक है भाई, तो ये बताओ ठीक आज है भैया। तुम्हें ये जो मैं तुम्हें पहले प्रकार का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना बताया ये तुम्हारी समझ में आया नहीं आया? आया आया भैया जी। एक सेकंड अभी आ लिया भैया मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो बताना था वो बता दिया।